हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने जो अवकलनीयता थी उस अवकलनीयता के कंसेप्ट को अपन ने समझा था और वहाँ पे अपन ने देखा था कि दायां अवकलज क्या होता है, बायां अवकलज क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इनको भी अपन ने समझा था। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ अवकलनीयता के बारे में, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता क्या होती है कि यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय कहलाएगा। यानी कि कोई फलन है आपके पास में f(x), तो उस फलन का जो प्रांत है यानी उसका जो डोमेन है, उस डोमेन के किसी बिंदु C, मैंने मान लिया कि कोई बिंदु C है, उस पर वह फलन अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि उस बिंदु पर दायां अवकलज तथा बायां अवकलज परिमित रूप से परिमित रूप से विद्यमान तथा समान हो तो उसे अवकलनीय फलन कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखो कि यदि कोई फलन f(x) है, वो अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? कि यदि उस बिंदु C पर दायां अवकलज तथा बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान तथा समान हो तो उसे अवकलनीय फलन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने देखा था कि जो दायां अवकलज है उसे f(c) से दर्शाया जाता है। वो अगर इक्वल है किसके? f(c) के, यानी कि दायां अवकलज किसके इक्वल हो? बायां अवकलज के। और इसी को अपन लिखते हैं f(c + 0) = f(c - 0)। ये भी दायां अवकलज और बायां अवकलज है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h → 0 f(c + h - fc) बटे में h = लिमिट h → 0 f(c - h - fc) और बटे में माइनस का h। और मैंने ये भी बताया था कि जो h है वो क्या है? एक बहुत छोटी यहाँ अल्प राशि है। कैसी अल्प राशि है? पॉजिटिव अल्प राशि है। ठीक है ना? तो h एक क्या है? धनात्मक अल्प राशि है, यानी कि h ग्रेटर देन 0। ठीक है, h का मान जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है। तो ये क्या है? अवकलनीयता, यानी कि अवकलनीय होगा फलन कि यदि उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या हो? परिमित रूप से परिमित रूप से विद्यमान हो और दोनों क्या हो? इक्वल हो। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो फिर वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो ये तो था अवकलनीयता का। कब कब अवकलनीय नहीं होगा तो वो भी समझ लो कि कोई फलन f(x) बिंदु C पर अवकलनीय नहीं होगा। कब अवकलनीय नहीं होगा? जब उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज इक्वल न हो। तो इन में से आप किसी को भी ले सकते हो, यानी कि आप ये भी ले सकते हो कि RF' C
नॉट इक्वल टू एल एफ डेज सी, या एफ डेज सी प्लस ज़ीरो नॉट इक्वल टू एफ डेज सी माइनस ज़ीरो। यानी कि अगर उस फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज ही इक्वल नहीं होगा तो फिर उस बिंदु पर जो दिया गया फलन होगा वो क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। दूसरा, यदि आर एफ डे सी तथा एल एफ डे सी, यदि आर एफ डे सी तथा एल एफ डे सी, यानी कि फलन का उस बिंदु पर दायां अवकलज और बायां अवकलज में कोई एक या दोनों अपरिमित हो, दोनों अपरिमित हो। अपरिमित का मान मतलब हो गया कि वो क्या नहीं दिया आपको, कोई परिमित मान न दे, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आपको न दे। दूसरा, तीसरा, यदि आर एफ डे सी तथा एल एफ डे सी में कोई एक या फिर दोनों विद्यमान न हो, यानी कि आपने उस फलन का दायां अवकलज ज्ञात किया और वो आ गया आपके पास में इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका दायां अवकलज जो था वो विद्यमान नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इतना खास डिफरेंस इसमें नहीं है, सेम सा ही लगता है ये। तो ये था कि कोई जो फलन f(x) है वो बिंदु C पर अवकलनीय कब कब नहीं होगा, तो ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी अवकलनीयता के अपने को पता होना चाहिए कि उस फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, तब वो फलन क्या होगा, अवकलनीय फलन कहलाएगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में है अंतराल में अवकलनीयता। तो जिस प्रकार से अपन ने अंतराल में संततता की बात की थी, उसी प्रकार से क्या है, अंतराल में अवकलनीयता है। और अपन ने बात की थी विवर्त अंतराल और समवर्त अंतराल की, यानी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो है कि विवर्त अंतराल में, तो यदि कोई फलन f(x) विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह फलन उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। क्या लिखा है मैंने कि यदि कोई फलन f(x) विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह फलन उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो, तो फिर वह उस अंतराल में भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। यानी कि यहाँ पे अपने पास में जैसे मान लो ये इंटरवल दे दिया, अंतराल दे दिया, और यहाँ इस अंतराल में इनफाइनाइट नंबर हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर हैं। उन नंबर्स पे, उन नंबरों में से जैसे मान लो कोई भी नंबर C उठा लिया, यानी C ले लिया अपन ने, और उस C पर अपन ने चेक किया, और उस C पर वह जो फलन था वो क्या है, अपना अवकलनीय है। फिर अपन ने कोई दूसरा पॉइंट लिया और उस पे अपन ने चेक किया, और उस पे जो फलन था वो क्या हो गया, अवकलनीय नहीं होगा। तो इसका मतलब वो इस पूरे अंतराल में क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अगर मान लो आपने एक पॉइंट उठाया, अवकलनीय था, दूसरा बिंदु लिया, उस पे भी अवकलनीय है, इसका मतलब कि उन सारे ही बिंदुओं पे जो दिया गया फलन होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसका मतलब कि वो विवर्त अंतराल में क्या है, अवकलनीय कहलाता है या फिर अवकलनीय होता है। दूसरा है
कि यदि कोई फलन f(x) समवर्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल में संतत कहलाएगा यदि, देखो अपन ने वहां पे तो पढ़ा था कि संतत कहलाएगा, सॉरी एबी में संतत नहीं अवकलनीय कहलाएगा। अवकलनीय पढ़ रहे हैं अपन, अवकलनीय कहलाएगा। तो जैसे अपन ने संततता के बारे में कंडीशन देखी थी क्लोज इंटरवल के लिए, तो सेम वही कंडीशन इसमें भी होगी। तो पहले उसमें था कि यदि फलन विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय हो, ठीक है। दूसरा था कि बिंदु A पर दायां अवकलज, यानी कि ये जो बिंदु है A, उस A पर दायां अवकलज विद्यमान हो। बिंदु A पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान, यानी कि उसका दायां अवकलज ज्ञात करो आप बिंदु A पर, और वो क्या हो, विद्यमान होना चाहिए। तीसरा, बिंदु B पर फलन का बायां अवकलज विद्यमान हो, तो जो दिया गया फलन होगा वो इस क्लोज इंटरवल में अवकलनीय फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकलनीय फलन कहलाता है। सेम सी कंडीशन है जो संततता के लिए थी, वही कंडीशन अवकलनीयता में भी है। जो वहाँ पे भी अपन ने क्या लिया था, इंटरवल में कोई पॉइंट लिया था और उस पर अपन ने चेक किया था, और यहाँ पे भी अपने को वही काम करना है। केवल जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बताई है आपको कि दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या होता है, और ये परिमित रूप से विद्यमान और समान होना चाहिए, तो ही वो क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ये अपने को चेक करना आना चाहिए, और जब अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअल में अपने को करना क्या है। इसके बाद में देखो कि किसी अंतराल के बिंदु C पर कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, अंतराल के बारे में बात कर रहा हूं। अंतराल के किसी बिंदु C पर, यानी कि कोई अंतराल है और उस अंतराल के बिंदु C पर जो फलन है वो क्या है, अवकलनीय है। बिंदु C पर जो फलन है वो क्या है, आपका अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है। तो आवश्यक रूप से वो क्या होगा, संतत फलन होगा। बिंदु C पर क्या है, अवकलनीय है, तो वह क्या होगा, संतत फलन होगा। लेकिन उसी अंतराल में जो संतत फलन हो, अगर मान लो उसी अंतराल में, या अंतराल अगर कोई फलन अंतराल में बात करें तो अंतराल में अगर कोई फलन संतत है तो आवश्यक नहीं है कि वह क्या हो, अवकलनीय हो। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय नहीं होगा, तो वह अवकलनीय नहीं होगा। इन बातों को अपन को ध्यान में रखना है। और बात करें अपन, तो जो बहुपदीय फलन होता है, एक तो बहुपदीय फलन
चर घातांकीय फलन तथा अचर फलन, ये जो फलन है वो वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। किस पे? वास्तविक संख्याओं पर क्या होंगी, अवकलनीय होंगे। तीसरा देखो, लघुगणकीय फलन तथा त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। जो लघुगणकीय फलन है और त्रिकोणमितीय फलन है वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। फिर देखो एक बात और है कि दो अवकलनीय फलन यानी कि कोई भी दो अवकलनीय फलन हो गए आपके पास में, f(x) तथा g(x) मान लिया मैंने, और ये दोनों ही क्या है, अवकलनीय फलन है, तो फिर इनका योग और वैकलन गुणन तथा भाग और भाग में आपको पता होना चाहिए कि भाग में हर शून्य नहीं होना चाहिए, हर शून्य न हो। क्या लिख दिया मैंने कि दो अवकलनीय फलन f(x) तथा g(x) हैं तो उनका योग, वैकलन यानी कि घटाव या अंतर, गुणन तथा भाग और भाग में हर शून्य न हो, और संयुक्त फलन क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। तो ये था अपना जो अवकलनीयता का कंसेप्ट था उसके बारे में, और आज अपन ने उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। एक बार मैं दोबारा यहाँ से रिवाइज करवा रहा हूँ कि अंतराल में अवकलनीयता क्या होता है कि एक तो विवर्त अंतराल जो AB है, उस AB में कोई जो फलन f(x) है वो अवकलनीय कहलाएगा यदि वह फलन उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। यानी कि इस अंतराल में आप कोई भी पॉइंट लो और उस पर चेक करो, फिर आपको पता चलेगा कि फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो वहां से आप डिसाइड कर पाओगे कि इस विवर्त अंतराल में फलन अवकलनीय है या नहीं है। फिर यदि कोई फलन f(x) समवर्त अंतराल AB में अवकलनीय कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि वह विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय हो। पहली कंडीशन तो वो क्या होना चाहिए कि विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी कि बिंदु A पर फलन का दायां अवकलज यानी RF' RF'E जो दायां अवकलज है वो विद्यमान हो। तीसरा कि बिंदु B पर, ये जो बिंदु B है उस बिंदु B पर फलन का बायां अवकलज विद्यमान हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर वो दिया गया जो अंतराल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, उस क्लोज इंटरवल में जो दिया गया फंक्शन होगा आपका वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी और वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि अंतराल के किसी बिंदु C पर अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वह आवश्यक क्या होगा, संतत होगा। लेकिन यदि किसी अंतराल में कोई संतत फलन है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो फलन क्या हो, अवकलनीय हो। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई फलन असंतत है या फिर संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि बहुपदीय फलन, चर घातांकीय फलन और अचर फलन ये वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तीसरी बात ये कि लघुगणकीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। फिर यदि कोई दो अवकलनीय फलन f(x) और g(x) हैं तो उनका योग, अंतर
गुणन तथा भाग, और भाग में हर शून्य नहीं होना चाहिए, और उनका संयुक्त फलन जो होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये था अपना जो अवकलनीयता था, डिफरेंशिएबिलिटी थी, उसका कंसेप्ट। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपना, उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट का आपको फ़ायदा मिल सके और उन क्वेश्चनों को आप हल कर पाओ। तो इन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना, एक दो बार इन वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको क्वेश्चनों को जो करने में आसानी बनी रहेगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।